उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवताओं को पढ़ रहे थे हम लोग, और हम लोगों ने पिछली बार कई समावयवताओं को पढ़ रखा था। अभी क्या है कि आज हम 2 प्रकार की समावयवताओं को और पढ़ेंगे जो उपसहसंयोजक यौगिकों में पाई जाती हैं। पहली ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता को एक और नाम से जानते हैं, कहते हैं समपक्ष विपक्ष समावयवता। इसको भी ध्यान रखना है। अगर आपसे ज्यामितीय समावयवता के बारे में पूछता है तो इसका अर्थ ये कि समपक्ष और विपक्ष समावयवता भी ज्यामितीय समावयवता ही होती है। अच्छा, ज्यामितीय समावयवता के बाद एक और समावयवता को पढ़ने का मौका मिलेगा, प्रकाशिक समावयवता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, और उसके विषय में भी पढ़ना होगा। एक एक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है ज्यामितीय समावयवता, जिसे हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। अब मैं लिखना क्या हूँ, देखो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं। और इम्पोर्टेंट क्या इसमें से, समावयवता को बताना इम्पोर्टेंट नहीं उतना ज्यादा, इम्पोर्टेंट क्या नहीं, कठिन भी नहीं। जिस चीज की समावयवता वही चीज भिन्न होती है। श्रृंखला समावयवता आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में। श्रृंखला समावयवता कहता था आपको ऐसे श्रृंखला भिन्न भिन्न। ज्यामितीय समावयवता पूछेगा, ज्यामिति भिन्न भिन्न। लेकिन उसके पहले भी ध्यान देते हैं परिभाषा में हमने क्या लिखा है। लिखा है जब 2 या 2 से अधिक उपसहसंयोजक यौगिकों के अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र आपस में समान हो। इस दौरान क्या होता है कि 2 ही कंपाउंड आपको मिलते हैं, और उन 2 कंपाउंड में देखने पर उनकी स्ट्रक्चर भी लगभग सेम होंगे। स्ट्रक्चर सेम का मतलब है, अगर पहला स्ट्रक्चर अगर त्रिकोणीय है तो दूसरा स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, त्रिकोणीय। अगर पहला स्ट्रक्चर चतुष्फलकी है तो दूसरा स्ट्रक्चर भी चतुष्फलकी होगा। पहला अष्टफलकी है तो दूसरा भी कैसा होगा, अष्टफलकी। तो कहता है दोनों के अणुसूत्र तो समान होते ही है, साथ में संरचना सूत्र भी आपस में समान होते हैं, परंतु उनमें उपस्थित लिगैंड की त्रिविमीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। लिगैंड की त्रिविमीय व्यवस्था कैसे मतलब जानते हो, 3D इसको कहते हैं। त्रिविमीय व्यवस्था को भी देखो देखते हैं। त्रिविमीय व्यवस्था किसको कहते हैं, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही चीजों का अच्छे ढंग से ज्ञान हो सके, हम ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, त्रिविमीय। आपने देखा भी होगा, नाम सुना होगा 3D का मतलब। जैसे हमारा कमरा का जो कोना है या कमरा जो है वो 3D है। 3D का मतलब है उसमें लंबाई भी है, कुछ चौड़ाई भी है और कुछ ऊंचाई भी है। हम लोगों के नेत्रों द्वारा देखे गए प्रतिबिंब भी 3D होते हैं। कैसे 3D प्रतिबिंब होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई भी दिखती है हमें, चौड़ाई भी दिखती है उस ऑब्जेक्ट की, और साथ में डिस्टेंस भी दिखती है। अगर 2 ऑब्जेक्ट रखे हुए आप देखकर आसानी से बता सकते हो कौन सा ऑब्जेक्ट पहले रखा है, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बाद में। इसको हम 3D फिगर हम लोग कैप्चर करते हैं। तो त्रिविमीय व्यवस्था इसको बोल सकते हैं। अगर त्रिविमीय व्यवस्था डिफरेंट होती है, अब यौगिकों में इस प्रकार की समावयवता को हम ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। और साथ में कहता है जिन यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता पाई जाती है ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, ज्यामितीय समावयवी यौगिक कहलाते हैं, या ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। और ज्यामितीय समावयवी यौगिक के बाद इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना। कहता है अगर कभी ऐसी कंडीशन आए कि इफ सेम ग्रुप प्रेजेंट इन सेम साइड, अगर सेम ग्रुप है और वो सेम साइड पे प्रेजेंट है, सेम ग्रुप का मतलब समझे, एक जैसे दिखने वाले ग्रुप एक ही तरफ प्रेजेंट है, पहले से उपस्थित है, हम यौगिक के उस रूप को कहते हैं सिस फॉर्म, या उसको क्या बोलते हैं, समपक्ष रूप। अभी आगे एक और चीज कहता है, इफ सेम ग्रुप आर प्रेजेंट इन अपोजिट साइड। अगर कभी ऐसा लगे कि ग्रुप सेम है लेकिन ये जो सेम ग्रुप है इनको अपोजिट साइड पे रखा गया है, तो उस अपोजिट साइड के फॉर्म को या यौगिक के उस रूप को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, या उस रूप को कौन सा रूप बोलते हैं, विपक्ष। हमने कुछ कंपाउंड के एग्जांपल यहाँ दे रखे हैं, हम इनके स्ट्रक्चर बना करके दिखाएंगे कि ज्यामितीय समावयवी में से स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाएंगे। तरीका याद रखना, क्योंकि क्या है कि आपको हो सकता है कोई फॉर्मूला दे दे, एग्जाम में भी आपको कोई फॉर्मूला दे दे, और एग्जाम में फॉर्मूले के बाद आपसे ये कहे कि ये काम करना है, इसको बना करके दिखाना है ज्यामितीय समावयवी इसके। इसमें मैं सबसे पहले नंबर को ध्यान देने वाला हूँ। इस एग्जांपल में देखें पहले और दूसरे नंबर को, तो इन दोनों की उपसहसंयोजक संख्या 4 है। देखो सबसे पहले हम उन केमिकल्स कंपाउंड के ज्यामितीय स्ट्रक्चर बनाएंगे जिनकी उपसहसंयोजक संख्या 4 है। तो हम यहाँ लिख भी देते हैं कि इनकी उपसहसंयोजक
जो संयोजक संख्या है वो कितनी है 4। अच्छा मैं पहले कंपाउंड को स्टार्ट करता हूँ। पहले कंपाउंड पे देखो क्या है, सबसे पहले तो पीटी लिखा हुआ है बेटा। उपसह संयोजक संख्या 4 का मतलब है इसमें 4 उपसह संयोजक आबंध बन सकते हैं। देखो कैसे बन सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये कैसा हो गया चौथा। उप सेक्शन बॉन्ड बनाने में देखो बीच में तो प्लेटिनम रखा है, आपके पास Br और Cl है और साथ में NH3 का वोल्टेज है। मतलब NH3 कितनी बार है, 2 बार। तो थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि एक बार NH3 जो मॉलिक्यूल है या अणु है इनको सेम साइड पे लगा देना है। और रही बात BrCl की, तो कहीं पर भी Br को रख सकते हो और कहीं पर भी Cl को रख सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम Br को ऊपर रखेंगे कि नीचे, जहां इच्छा हो वहां रखो। लेकिन NH3 पर ये बात को ध्यान रखो क्योंकि NH3 सेम ग्रुप है। एक बार हमको सेम ग्रुप को सेम साइड पे रखना चाहिए। देखो फॉर्मूले को जरा, फॉर्मूले को अगर ढंग से एनालाइज करोगे इस बात को पता होगा कि इसमें फॉर्मूले में सेम ग्रुप है वो सेम साइड पर रहे हैं। तो अब सेम ग्रुप सेम साइड पर रहे हैं, इसलिए मैंने एक लाइन लिखी थी कि इफ सेम ग्रुप प्रेजेंट इन सेम साइड देन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड सिस फॉर्म ऑफ कंपाउंड। या ऐसे बोल सकते हैं कि ये यौगिक का कौन सा रूप है, समपक्ष रूप है। तो हमसे पूछे ये फॉर्मूला कौन से रूप का है, तो बेटा हम इसको या तो सिस फॉर्म बोल दें या बेटा इसी को कौन सा रूप बोल सकते हैं, समपक्ष रूप। इसको ध्यान रखने वाली बात है। अब जैसे समपक्ष रूप बनेगा तो फॉर्मूला तो समावेगी का मतलब है कम से कम 2 फॉर्मूले बनने चाहिए। दूसरा फॉर्मूला बनाने की बात करेंगे तो भैया बीच में हम लोगों ने प्लेटिनम रखा है, ये दूसरा फॉर्मूला बनेगा जाके। और फिर से उपसय संख्या 4 बनानी है तो 1 2 3 और 4। इस बार थोड़ा सा अपोजिट क्या लिखा था, सेम ग्रुप प्रेजेंट इन अपोजिट साइड। तो ध्यान रखने वाली बात है बेटा, अगर एक बार NH3 यहां लगा दिया है तो सेम ग्रुप प्रेजेंट इन अपोजिट साइड, तो आपको इसको अपोजिट साइड रखना पड़ेगा। अब रहेगी बात कि Br और Cl का क्या करें भैया, जहां इच्छा हो वहां Br लगा दो, जहां इच्छा है वहां Cl। इसका मतलब ये नहीं कि जहां इच्छा है तो मतलब हम यहां लगाएंगे नहीं वहां पे लगाएंगे। मतलब बची हुई 2 संयोजकताओं में से एक जगह पर आप यहां पर Br को इस्तेमाल कर लेते हैं और बेटा यहां किसको इस्तेमाल कर लेते हैं, Cl को। ये कंपाउंड हो गया। तो ये उपसय संयोजक 4 वाले के लिए आप स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना सकते हो। इंपॉर्टेंट लाइन में फिर से ग्रुप इस रिप्रेजेंट करता हूं, ये वाली लाइन है, इनको ध्यान से देखना है। अब सेकंड कंपाउंड पे आ जाते हैं बेटा, या कह सकते हैं सेकंड एग्जांपल पे आ जाते हैं। लिखा PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस। अब इसमें से ध्यान देने वाली बात है Cl भी 2 बार है, NH3 भी 2 बार है। तो इसको पहले लिखेंगे कैसे, 4 को हो गए उपसय संख्या, उपसय संयोजक संख्या 4 होगी, इसलिए सबसे पहले बीच में तो Pt 4 उपसय संख्या बनानी है भैया, 4 उपसय संख्या। अब NH3 भी 2 बार है, Cl भी 2 बार है। तो मैं क्या समझता हूँ, एक बार एक तरफ NH3 को लिख देते हैं, एक तरफ Cl को लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर भी Cl लिख लिया, यहाँ पर भी Cl लिख लिया, और इन 2 बची हुई जगहों पर यहाँ NH3 को स्थान दिया गया, यहाँ NH3 को। आप चाहे तो इस फॉर्मूले को और अच्छा लगने के लिए एक काम कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। क्या लगता है ये समपक्ष रूप होना चाहिए कि विपक्ष रूप होना चाहिए, समपक्ष। तो या तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये कंपाउंड का सिस फॉर्म है, या आप ऐसा बोल सकते हो ये कंपाउंड का समपक्ष रूप है। हाँ एक और चीज मैंने देखी, ये यौगिक का ट्रांसफॉर्म होता है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं विपक्ष रूप। अच्छा इसका विपक्ष बनाना हो क्या करोगे, जस्ट साइड में एक और फॉर्मूला बनाएंगे भैया। Pt तो केंद्रीय परमाणु है, क्योंकि उपसय संयोजक संख्या 4 है, आपको 4 बॉन्ड बनाने जरूरी है। अभी ध्यान क्या रखेंगे, सेकंड लाइन को, सेम ग्रुप प्रेजेंट इन अपोजिट साइड। जो ग्रुप सेम है उन सेम ग्रुप को आप अपोजिट साइड में लगा दो। सेम ग्रुप किसमें से, दोनों है। Cl भी 2 बार आया है, ये भी ग्रुप, और NH3 भी 2 बार आया है। इस बात थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है बेटा, NH3 के सामने NH3 अपोजिट साइड, और Cl के सामने बेटा Cl को लगा देना है। ये फॉर्मूला बनाकर दिखा देना है। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, एक थर्ड नंबर एग्जांपल और बेटा रह जाता है हम लोगों का। थर्ड नंबर एग्जांपल पर अगर ध्यान देने वाली बात है तो ये वाले कंपाउंड लिखते हैं।
और थर्ड एग्जाम्पल पे ये भी ध्यान देने वाली बात है, उपसह संयोजक संख्या क्या है, जरा ध्यान देते हैं। एक NH3 अगर ध्यान दिया जाए वहां से कुछ दूर से लेके चलते हैं इसको। NH3 में एक दाता परमाणु था कि नहीं था, क्योंकि एक दाता परमाणु था, एक NH3 एक उपसह संयोजक आबंध बना सकता है। तो NH3 होल 4 का मतलब है 4 उपसह संयोजक आबंध तो NH3 बना सकता है, क्योंकि क्लोरीन कितने लगे हुए हैं, 2, क्लोरीन भी मोनोडेंटेट है। Cl2 का अर्थ है क्लोरीन 2 उपसह संयोजक आबंध बना सकता है। टोटल कितने उपसह संयोजक आबंध बन सकते हैं, 6, क्योंकि उपसह संयोजक आबंधों की संख्या 6 हो सकती है। अभी एक काम कर लेते हैं, ये तो उपसह संयोजक संख्या 4 वाले फॉर्मूले थे, अब हमें उनका तरीका सीखना है जिनमें उपसह संयोजक संख्या कितनी है, 6। इसको देखो, सबसे पहले ध्यान देते हैं, ये उन फॉर्मूलों का है कॉम्बिनेशन जिनके लिए बेटा उपसह संयोजक संख्या, उपसह संयोजक संख्या जो है बेटा कितनी होती है, 6। अगर थोड़ा सा भी दिमाग में इस समय पुरानी बात है तो ये बात आ गई होगी, जिनकी उपसह संयोजक संख्या 6 होती है, अर्थात 6 उपसह संयोजक आबंध बनाते हैं, संरचना अष्टफलकी होती है। और अष्टफलकी में बेटा एक बात और याद होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा, अष्टफलकी में बात ये ध्यान दिया होगा, इसका एक और नाम था वर्ग समतलीय द्विपिरामिडीय। वर्ग समतलीय का मतलब क्या होता है, 4 बॉन्ड को समतल पर रखते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, पहले इसका फॉर्मूला अगर बनाने की कोशिश की जाएगी, कंपाउंड तो ये है, अब ध्यान रखना कंपाउंड ये, इसका संरचना वहां बनेगा। तो बीच में किसको रखते हैं, CO को। कहता है 4 बॉन्ड तो समतल पर रहने वाले हैं, तो भैया ये 4 बॉन्ड हो गए समतल पर, एक रहने वाला है समतल से कहां, ऊपर की ओर, और एक समतल से कहां रहना है, नीचे की ओर। तो तरीका देखो, ध्यान क्या देना है इस बात तरीके में, हमें कुछ ये याद रखना है कि कहता है समपक्ष विपक्ष बनाना है, 4 जगह तो NH3 है, तो हम एक काम करें, और 2 जगह क्या है, Cl। तो हम इस बात को याद रखेंगे, 4 जगहों को छोड़ेंगे, हम 2 जगहों को लेकर कवर करेंगे। 4 जगह का मतलब ज्यादा एरिया तो NH3 ने घेर रखा है, लेकिन हम जब ज्यादा एरिया NH3 ने घेर रखा है तो हम डिमांड किसकी करेंगे, कम एरिया घेरने वाले ग्रुप की। Cl है, अब Cl 2 बार है तो एक बार Cl को समान साइड पे लगा देना होगा, सेम साइड पे प्रेजेंट रखना होगा, और एक बार Cl को प्रेजेंट रखना होगा अपोजिट साइड पे। तो देखो ध्यान से, इस बार मैंने Cl के दोनों एटम को एक साइड पे लगा रखा है, और NH3 4 साइड पे है, तो बेटा NH3 को चाहे जितना संभालोगे, ये तो अपोजिट साइड हो ही जाने वाला है, बहुत से बहुत ज्यादा संभालोगे फिर इतना होने वाला है। इस स्ट्रक्चर को और अच्छा लगता होगा, देखना चाहते हो जरूर कर क्या सकते हो, समझ गए। ये चारों बॉन्ड समतल पर थे, एक Cl ऊपर की तरफ चला गया, एक NH3 कहां गया, समतल से नीचे की तरफ गया। लेकिन जब, अच्छा ये क्या समझते हो, Cl एक साइड में है क्या, ये तो उधर ही की है, एक साइड में। अगर सेम ग्रुप सेम साइड पे है तो फॉर्मूले का प्रकार कौन सा होता है, समपक्ष। तो आप लिख भी सकते हो, कोई व्यक्ति पूछे कौन सा रूप है, हम बोलेंगे कि ये यौगिक का समपक्ष रूप है। अब जस्ट पे चलते हैं, कहता है विपक्ष रूप पर, तो विपक्ष रूप तो इसके साइड में बना दिया जाए। तो कोबाल्ट बीच में रहेगा, 4 बॉन्ड पहले रहेंगे, एक बॉन्ड ऊपर की ओर तल से, एक बॉन्ड जो है वो तल से कहां की ओर रहेगा, नीचे की ओर। ये 4 बॉन्ड जो है वो एक सेम तल पर रहते हैं ऐसे। अभी ध्यान देने वाली बात क्या है कि अब हमको Cl जो सेम साइड पर लगे हुए ग्रुप थे, सेकंड वाले में कह रहा था सेम ग्रुप रहेंगे प्रेजेंट इन अपोजिट साइड, लेकिन इनको लगाइएगा अपोजिट साइड में। तो मैं क्या सोचता हूँ, एक क्लोरीन लगा दिया जाए तल से ऊपर, तो दूसरा क्लोरीन लगा दिया जाए तल से नीचे। तो एक क्लोरीन तल से ऊपर, एक क्लोरीन तल से नीचे, बाकी की 4 जगह पर क्या लगा दिया जाए, NH3। अच्छा, इस 4 जगह NH3 लगाने से बच्चा एक चीज और समझ सकता है, क्या समझ सकता है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कहेगा NH3 के अपोजिट NH3, मतलब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है। इधर NH3 के सेम अपोजिट साइड पर कौन है, NH3, तो अपोजिट में भी NH3 के NH3 है। और जब Cl की बात की तो Cl के अपोजिट में कौन है, Cl। अब बेटा बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की समाव्यवस्था को। हाँ, इसको लिख सकते, जैसे मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ये कौन सा रूप है,
विपक्ष रूप। और आप यहाँ लिख सकते हो कि ये जो रूप हमने लिखा है ये कौन सा रूप है, विपक्ष। अभी क्या करते हैं, विपक्ष रूप भी लिख लीजिए इधर। अभी नेक्स्ट नंबर पे आते हैं प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता, बेटा इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिस, ऑप्टिकल आइसोमेरिस के नाम से जाना जाता है। मैं क्या सोचता हूं, आपको हम प्रकाशिक समावयवता पढ़ाएं, उसके पहले हम एक काम कर लेते हैं, दो बातों को बहुत सही तरह सीख लेते हैं, क्योंकि प्रकाशिक समावयवता का परिभाषा मुझे केवल लिखानी होगी, बहुत जल्दी लिख जाएगी। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ कि सबसे पहले प्रकाशिक समावयवता के विषय में आने वाले तथ्यों को समझें, इसके बाद हम इस बात पर चर्चा करें कि प्रकाशिक समावयवता होती क्या है। तो अभी प्रकाशिक समावयवता की कोई भी परिभाषा नहीं, केवल प्रकाशिक समावयवता को समझने के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता है पहले उन पर बात करेंगे। कौन कौन से दो तथ्य हैं, पहला है सामान्य प्रकाश। आपको एक तो ये बात पता होनी चाहिए कि सामान्य प्रकाश क्या होता है, और फिर दूसरा आपको बात पता होना चाहिए ये क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश। आपको कम से कम ये दो बातें, इनमें दोनों में डिफरेंस समझे कि एक सामान्य प्रकाश क्या होता है और एक समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे सामान्य प्रकाश क्या। देखो प्रकाश अगर देखा जाए, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। अच्छा, इसको विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है, जैसे मैंने मान लिया ये प्रकाश है, ये लाइट इधर से उधर गुजर है, प्रकाश जैसे अपने एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करता है, प्रकाश अपने चलने की दिशा के लंबवत, प्रकाश जो है वो लगातार कंपन करता है। अगर प्रकाश अपने चलने की दिशा के लंबवत कंपन करता है तो उसका प्रकाश अपने चलने की दिशा के लंबवत किन किन दिशाओं में कंपन करता है, तो मैं बात करता हूँ। जैसे कुछ ऐसा है, अभी देखो प्रकाश है, प्रकाश है तो सब जानते हैं लाइट चलता है। अच्छा, ये वाली बात मैंने छोड़ दी, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी प्रकाश चलता है वो दो प्रकार के क्षेत्र डेवलप करता है, उत्पन्न करता है, एक वैद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। ऐसा फिजिक्स में आपने पढ़ रखा होगा, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो इस तरह की चीजों को बहुत ज्यादा दिमाग में ध्यान नहीं देते हैं लोग। हम लोग रसायन विज्ञान के टीचर है, तो क्या है फिजिक्स में शायद नहीं चाहिए ना इन्फॉर्मेशन ना हो, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है समझने के लिए उसको देना जरूरी है कि प्रकाश जब भी सभी सीधे मार्ग में चलता है वो दो प्रकार के एरिया या फील्ड डेवलप करता है। पहला मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा वैद्युत क्षेत्र। तो क्योंकि वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों डेवलप करता है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे ली जाते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। और प्रकाश के लिए एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी प्रकार का मीडियम नहीं चाहिए इसको, मतलब निर्वात भी चल सकता है। अदर तरंगों को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए किसी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं। एक सामान्य प्रकाश क्या होता है ये मैं मान लेता हूँ, ये आपको मार्कर दिख रहा है, ये प्रकाश के चलने की डायरेक्शन है। तो प्रकाश जब चलता है तो प्रकाश कंपन करता है, वाइब्रेट करता है। और कंपन कैसे करता है, देखो इस तरह से भी कंपन करता है, प्रकाश इस दिशा में भी कंपन करता है, प्रकाश इस दिशा में भी कंपन करता है, प्रकाश इस दिशा में, मतलब प्रकाश तरंग के चलने की लंबवत हर एक संभव दिशा में कंपन करता है। तरंग के चलने की लंबवत वाला समझते हो, अगर प्रकाश किरण ऐसे जा रही तो लंबवत का मतलब है इससे कितने डिग्री के एंगल पर। अब देखो अगर प्रकाश ऐसे कंपन करता है तो तरंग के साथ कितने डिग्री का एंगल, 90। अगर प्रकाश ऐसे कंपन करता है तो भी अगर ये एंगल नापो तो कितना एंगल है, 90 डिग्री का, मतलब लंबवत हर संभव दिशा में कंपन करता है। ऐसे प्रकाश को कहते हैं सामान्य प्रकाश। तो मैं क्या बता देता हूं, देखो प्रकाश के चलने की दिशा के हर संभव दिशा में मैंने कंपन बना लिया,
और प्रकाश ये एक ही जगह नहीं पूरा, ये पूरी प्रकाश किरण के हर एक बिंदु पर प्रकाश जो है वो हर एक संभव दिशा में क्या करता है, कंपन करता है, हर एक बिंदु पर ही। इस बात को देखा जाएगा तो प्रकाश हर एक बिंदु पर क्या होता है, अपने संचरण की दिशा में, चलने की दिशा के लंबवत हर संभव दिशा में क्या करता है, कंपन करता है। इस प्रकार के प्रकाश को हम कहते हैं सामान्य प्रकाश। अब सामान्य प्रकाश के बाद होता क्या, जैसे सामान्य प्रकाश की किरण जा रही हो, अब इस सामान्य प्रकाश किरण के मार्ग में अगर हम निकोल प्रिज्म देखते हैं, रखते हैं, निकोल प्रिज्म जानते हो, निकोल प्रिज्म अगर देखा जाए एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है। अगर उस प्रकाश सामान्य प्रकाश के मार्ग में कोई निकोल प्रिज्म रख दिया जाए, मैं मान लेता हूं कि मैंने ये निकोल प्रिज्म रख दिया, सामान्य प्रकाश की किरण निकोल प्रिज्म में पहुंची और निकोल प्रिज्म को पार करते हुए वे दूसरी ओर निकल गए, तो निकोल प्रिज्म अपने अंदर से निकलने वाली प्रकाश किरण में थोड़ा सा चेंज कर देता है। क्या चेंज करता है उसको पढ़ते हैं। ये प्रकाश किरण गई और निकोल प्रिज्म से जब ये बाहर निकली तो उसने निकोल प्रिज्म ने क्या किया, प्रकाश किरण में अब थोड़ा सा चेंज कर दिया है। थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया है कि जो प्रकाश किरणें जब चल रही थी तो जो उसके कंपन की दिशा भी क्या थी, संचरण के हमेशा लंबवत दिशा में हर एक संभव दिशा में वाइब्रेशन कर सकती थी। लेकिन अब हम क्या देखते हैं, अब केवल एक निश्चित दिशा में इसके वाइब्रेशन हो सकते हैं। अब मैंने तमाम बिंदुओं पर प्रकाश के वाइब्रेशन को देखने का अध्ययन किया है, चेक किया। अभी मुझे क्या लगता है कि निकोल प्रिज्म के थ्रू निकलने के बाद अब हम देखते हैं कि प्रकाश जब चलता है तो उसके कंपन केवल एक निश्चित दिशा पर होते हैं। अभी क्या देखो, इसके पहले सभी संभव दिशाओं में कोई पूछता हो कि क्या संभव दिशा हो सकती थी, बिल्कुल बेटा, और भी संभव दिशा हो सकती थी, हर एक संभव दिशा में गति करता था। लेकिन जैसे बेटा हमने उसको निकोल प्रिज्म के बीच में से गुजारा, हमने देखा प्रकाश में प्रकाश का या प्रकाश के नेचर में प्रकाश का चेंज आता है। अब प्रकाश के जो कंपन की दिशा है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत लेकिन एक ही दिशा में। अभी क्या था, अभी इस दिशा में भी होता, इस दिशा में भी, इस दिशा में भी, हर एक दिशा में कंपन होता, लेकिन अब केवल एक दिशा में कंपन होता है। ऐसे प्रकाश को हम बोलते हैं बेटा समतल ध्रुवित प्रकाश। तो हम इसको लिखे भी देते हैं, इस प्रकार का प्रकाश कहलाता है कौन सा प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित का मतलब एक ही प्लेन पर वाइब्रेट करता हुआ प्रकाश। सामान्य प्रकाश ये था, निकोल प्रिज्म से गुजरने के बाद जो प्रकाश हुआ उसको कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। ये ध्यान रखना, ये कौन सा प्रकाश है, सामान्य प्रकाश के लिए। निकोल प्रिज्म से गुजरने के बाद वो कैसे चेंज हो गया, समतल ध्रुवित प्रकाश में। अब हुआ क्या, अब ये समझ गए समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। अब समतल ध्रुवित प्रकाश को हम लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज में लाना है। अब इतनी बातें जब हम लोगों ने पढ़ रखी है तब हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसके पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे, बिकॉज एक्सपेरिमेंट के लिए सामान्य प्रकाश यूज में भी नहीं आता है। अब कैसे एक्सपेरिमेंट को यूज करना है ये ध्यान रखना है। तो अब समतल ध्रुवित प्रकाश जान गए, एक ऐसा प्रकाश जिसमें जो प्रकाश के कंपन होते हैं वो केवल एक ही दिशा में संभव है। अब मैं समतल ध्रुवित प्रकाश को यहाँ से फिर से बना रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने सामान्य के बाद निकोल प्रिज्म फिर समतल ध्रुवित प्रकाश बनाया। अब हम सीधे समतल ध्रुवित प्रकाश बनाते हैं, ये समतल ध्रुवित प्रकाश है। और आप सभी जानते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश के जो कंपन है वो कैसी दिशा में होते हैं, लंबवत होते हैं प्रकाश संचरण के, लेकिन एक ही दिशा में। अब हुआ क्या, अब हमारे पास एक उपसह संयोजक यौगिक था। उपसह संयोजक यौगिक को मैंने क्या किया, एक कांच के बर्तन में भर करके, उस कांच के बर्तन में भर करके यहाँ पर उस उपसह संयोजक यौगिक के घोल को भर दिया। बीच में मैंने उपसह संयोजक यौगिक का घोल रख दिया। अब मैं क्या लेता हूँ, उपसह संयोजक यौगिक को घोल में भरकर रखने पर तीन प्रकार की विभिन्न परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी परिस्थितियां प्राप्त होती है, ध्यान रखना। पहले तो पहली परिस्थिति क्या प्राप्त होती है कि समतल ध्रुवित प्रकाश इस घोल को पार कर गया, इस सॉल्यूशन को पार कर गया, इस यौगिक को पार करके जब गया, मैंने देखा क्या कंपनों की डायरेक्शन पे कोई डिफरेंस आया। तो मैंने देखा कि कंपन की डायरेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आया। कंपन जिस डायरेक्शन में हो रहे थे अभी भी कंपन उसी डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो मैं बताऊंगा जो उपसह संयोजक यौगिक है ये प्रकाश के प्रति सक्रिय नहीं है।
इनएक्टिव कंपाउंड है। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अगर कोई भी कंपाउंड समतल ध्रुवित प्रकाश किरण के कंपन को परिवर्तित या उनकी दिशा को बदल नहीं सकता है, ऐसा यौगिक कहलाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। फिर ध्यान रखना, ऑप्टिकली इनएक्टिव इसको कहते हैं, ये यौगिक प्रकाश सक्रिय नहीं है। तो हम ऐसा बताएंगे कि यौगिक कैसा नहीं है, प्रकाश सक्रिय नहीं। लेकिन बेटा अभी भी दो सिचुएशन बाकी रह जाती हैं, तो बाकी की दो सिचुएशन को बेटा यहां पढ़ते हैं। अब देखो क्या हुआ, मैंने फिर से समतल ध्रुवित प्रकाश को आरोपित किया, ये प्रकाश के कंपन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस बार मैंने दूसरा घोल उपसहचर्य यौगिक का यहां पर रख दिया। प्रकाश उसको जैसे ही पार करता है, मुझे एक बात देखने को मिली कि अभी प्रकाश के कण इस प्रकार से कंपन कर रहा था, जैसे उसने घोल को पार किया, प्रकाश के कंपन की डायरेक्शन क्या हो गई, बदल गई। डायरेक्शन बदल गई, इसका मतलब मैं क्या समझता हूं, देखो प्रकाश ऐसे कंपन कर रहा था, अब उसकी डायरेक्शन देखो ऐसे घूमेगी कि नहीं घूमेगी, अर्थात प्रकाश को, इस समतल ध्रुवित प्रकाश को इस घोल ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया है, या घड़ी की सुई की दिशा में क्या कर दिया है, घुमा दिया है। क्योंकि इस यौगिक ने, इस बर्तन के भरे अंदर, इस बर्तन के अंदर भरे यौगिक ने प्रकाश को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया है। इस बर्तन में जो भी यौगिक भरा होगा, यौगिक के रूप को हम कहेंगे ये कंपाउंड का डेक्स्ट्रो फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, डेक्स्ट्रो फॉर्म, या डेक्स्ट्रो फॉर्म को एक और नाम से जानते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, यानी कि जो भी कंपाउंड भरा हुआ है ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है। अभी नेक्स्ट नंबर पे एक और एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ये समतल ध्रुवित प्रकाश है, इसमें कंपन केवल एक ही दिशा में हो गई। मेरे पास ये एक घोल है, और इस घोल पर जैसे मैंने समतल ध्रुवित प्रकाश को आरोपित किया, मैंने क्या देखा, इस बार कंपन की डायरेक्शन बदल गई है बेटा, ये जो कंपन डायरेक्शन बदल गई, और इस बार जो प्रकाश है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है। अगर प्रकाश एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है तो यौगिक के इस रूप को हम लोग कहेंगे लीवो फॉर्म, और लीवो फॉर्म में क्या अतिरिक्त इसका नाम होगा वाम ध्रुवण घूर्णक। तो मैं क्या बताता हूं, प्रकाशित समावयवता में दो प्रकार के कंपोनेंट हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं। कंपाउंड का पहला रूप जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की सुई की दिशा में घुमा सकता है, हम ऐसे रूप को क्या बोलेंगे, घड़ी की सुई की दिशा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और बेटा यौगिक का दूसरा रूप जो उस कंपाउंड में पर आने वाले समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमा सकता है, हम उसको बोलते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक। क्या हर इस दुनिया में जितना भी कंपाउंड है, क्या वो समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो वामावर्त दिशा में या दक्षिणावर्त दिशा में ही घुमा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। कुछ ऐसे भी कंपाउंड अवेलेबल है जो समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करने की क्षमता नहीं रखते हैं, क्योंकि ये क्षमता नहीं रखते हैं, हम बोलते हैं ये प्रकाशिक सक्रियता इनके पास नहीं है, या ऐसे बोल सकते हैं ये प्रकाश सक्रिय है। एक काम करेंगे, इन सभी चीजों को नोट करेंगे और फिर पढ़ेंगे कि प्रकाशिक समावयवता की डेफिनेशन और उसका एग्जांपल। जल्दी से इसको नोट करते हैं। इस प्रकार की समावयवता है प्रकाशिक समावयवता। अच्छा, प्रकाशिक समावयवता अपने यहाँ उपसहचर्य यौगिकों में अंतिम समावयवता है। इसके बाद समावयवताएं हमको पढ़नी है। दो सिद्धांत कुल बच्चे हैं, एक सीबीटी एक बीबीटी का चैप्टर का। तो अभी इसको पढ़ते हैं। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, परंतु बेटा समान हो, इस जगह पे एक शब्द और जोड़ देना, परंतु कायरल परमाणु की उपस्थिति में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्या है, तो कहोगे सर ये कायरल है। अभी इस बात को ध्यान देने वाली बात है, आखिर कायरल परमाणु होता कौन सा है? तो बेटा कायरल परमाणु एक ऐसा परमाणु होता है
एक तो इन यौगिकों में कायरल परमाणु है केंद्रीय धातु परमाणु, इसको विशेष ध्यान रखना है। कायरल परमाणु को हम बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, और केंद्रीय धातु परमाणु कायरल उसको बोलते हैं जिसकी चारों संयुक्ताएं अलग अलग ग्रुपों द्वारा अटैच होती है। अगर किसी भी कंपाउंड की चारों संयुक्ताएं अलग अलग ग्रुप के थ्रू अटैच है तो हम क्या बताएंगे, इस परमाणु पर कायरलता का गुण है। एक नॉर्मली मैं फॉर्मूला दिखाता हूँ, हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है अल्कोहल फिनॉल और ईथर, उसमें से भी कभी कभी पूछ देता है। अगर एक फॉर्मूला इस प्रकार से लिखा है, तो हम ये जो बीच में हमें कार्बन एटम मिलता है, इस कार्बन एटम पे कायरलता का गुण पाया जाता है। क्या कायरलता का गुण पाया जाता है, क्या है, इसकी पहली वैलेंसी का एच जुड़ी है CH3 ग्रुप से, दूसरी वैलेंसी का एच जुड़ी है H से, तीसरी OH से, और चौथी जुड़ी है CWH से। मतलब इस बीच वाले कार्बन के चारों जो ग्रुप अवेलेबल हैं वो सारे के सारे ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट है। हम कहेंगे कि कार्बन कायरल परमाणु है, और या ऐसा कह सकते हैं कार्बन में कायरलता का गुण पाया जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो कायरलता का समझ गए। अब मैं पढ़ता हूं, दो या दूसरे यौगिकों के अणुओं समान होते हैं, परंतु कायरल परमाणु की उपस्थिति के कारण समतल ध्रुवित प्रकाश को भिन्न भिन्न दिशाओं में घुमा देते हैं। परंतु ये यौगिक क्या करते हैं, जब इन पर समतल ध्रुवित प्रकाश को डाला जाता है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश को कोई घुमा देता है घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और कोई घुमा देता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस प्रकार से कितने प्रकार के यौगिक हो गए, दो, एक घड़ी की सुई की दिशा में घुमाने वाले और एक घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाने वाले। क्योंकि हम इस बात को ध्यान रखने लगे कि एक ही यौगिक प्रकाश समतल ध्रुव प्रकाश को अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है। तो यौगिक का वह रूप जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा, हम यौगिक के उस रूप को कहेंगे डेक्स्ट्रोफॉर्म, या उस यौगिक को कहेंगे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक रूप। और जो समतल ध्रुवित प्रकाश को, या यौगिक का वह रूप जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, घुमा देगा, हम उसको कहेंगे लिगोफॉर्म, या तो बोलेंगे, और या फिर उसको बोल सकते हैं बाण ध्रुवण घूर्णक रूप। तो लास्ट में तथा इस गुण को प्रकाशित समावयवता कहते हैं, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। अभी नेक्स्ट नंबर पे क्या करेंगे, कंपाउंड देखेंगे, उसको स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। जैसे मेरे पास बेटा एक एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है, CR, इन फॉर्मूलों को बेटा जानते हो ना, इसको क्या कहते हैं, एथिलीन डाइमीथाइल, याद है ना, एक लंबा सा फॉर्मूला होता था, मैं बोल रहा था कि लंबा सा फॉर्मूला होता है, इसको लिखने से अच्छा है EN लिख देते हैं इसको, एथिलीन डाइमीथाइल। अब ये भी याद होगा, इसमें नाइट्रोजन परमाणु कितनी बार था, 2, या दाता परमाणुओं की संख्या 2 थी। अब इसका हमें फॉर्मूला बनाना है प्रकाशिक समावयवता के आधार पर, देखो कैसे कैसे बनेगा। भैया ये फॉर्मूला बना दिया, इस बात को विशेष ध्यान से देखते हैं, और बात को पता चला सबसे पहले उपसह संयोजक संख्या क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, समन्वय संख्या कितनी है। तो उपसह संख्या ध्यान देंगे, देखो एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, लिगेंडों की संख्या इनटू दंतुकता। बेटा लिगेंडों की संख्या कितनी है, 3, और इसकी दंतुकता कितनी है, 2, तो 3 दूना 6 उपसह संयोजक आबद्ध बनाएगा। इसका मतलब संरचना कैसी होगी, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय की संरचना में कैसे होता है बेटा, केंद्रीय परमाणु आप कहाँ लिखते थे, बीच में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां ये बॉन्ड बनाते थे, नहीं बनाते थे। और क्योंकि EN की दंतुकता 2 होती है, EN 2 जगह पर जुड़ सकता है, कैसे कैसे, एक EN इन 2 संयुक्ताओं के बीच में से जुड़ सकता है, एक EN इन 2 संयुक्ताओं के बीच में से जुड़ सकता है, और एक EN इन 2 संयुक्ताओं के बीच में से जुड़ सकता है। क्योंकि बाहर पॉजिटिव चार्ज 3 लिखा है, पॉजिटिव चार्ज 3 देना है, और इसका तो बेटा दूसरा सूत्र बनाना होगा। तो दूसरा सूत्र इसका प्रतिबिंब रूप बनता है, प्रतिबिंब रूप जानते हो, बगल में दर्पण रख दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो बना देना है केवल। देखो कैसे बनेगा भैया, बीच में तो क्रोमियम है, प्रतिबिंब में, अच्छा प्रतिबिंब रूप क्या होता है, साइड में दर्पण प्रतिबिंब अलग है और जल प्रतिबिंब अलग होता है। मैं थोड़ा सा बात बता, दर्पण प्रतिबिंब क्या करता है, आप दर्पण के सामने जाते हो, प्रतिबिंब देखते हो, आपका बायां हाथ दर्पण के लिए कौन सा हाथ बन जाता है, दायां, मतलब
दर्पण क्या करता है, पृथ्वी बनाते समय लेफ्ट को राइट कर देता है, राइट को लेफ्ट कर देता है, तो बस वही करता है हम लोगों को। तो अभी देखो EN यहाँ था, अरे प्रतिबिंब रूप बनने के लिए EN लेफ्ट राइट से कहाँ जाएगा, लेफ्ट पे। ध्यान देने वाली बात है जो EN था ये उधर चला गया। देखो अब दूसरा फॉर्मूला, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज 3 था, आप पॉजिटिव चार्ज 3 लिख दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप प्लस 3 भी लिख सकते थे, 3 और बाद में प्लस कर देते। इस प्रकार से आपको दो फॉर्मूले बनाने हैं। और घूर्णकता की दिशा को तो कोई नहीं जानता। देखो कोई पूछेगा ये किस दिशा में घुमा रहा, ये किस दिशा में घुमा रहा, सही मामले में अगर देखा जाए ये एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, प्रकाश को घूमता हुआ देखा जाएगा, और फिर ही हम बता सकते हैं कौन दक्षिण ध्रुव घूर्णक है, कौन वाम ध्रुव घूर्णक है। लेकिन एक नॉर्मली एक नियम ऐसा बना लेते हैं, देखो इसमें से राइट पे कितने हैं 2, लेफ्ट पर कितने हैं 1, तो 2 से कहां की ओर जाओ, 1 की ओर। ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये कौन सा फॉर्म है, लीवो, ठीक है। अच्छा क्या बोलते हो इसमें से जरा ध्यान दें, लीवो फॉर्म या इसको पॉजिटिव फॉर्म भी कहते हैं, इसको बेटा ध्यान रखना। सॉरी, लीवो फॉर्म को पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव फॉर्म बोलते हैं। और डेक्स्ट्रो, अच्छा ये क्या है, इधर 2 है, लेफ्ट पे 2 ग्रुप है, राइट पे 1 है, तो 2 से 1 की ओर चलेंगे तो किधर की ओर जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। ये कौन सा फॉर्म है, डेक्स्ट्रो फॉर्म है, या इसको पॉजिटिव फॉर्म भी कहते हैं। अब इस बात को विशेष कायरल कार्बन का मतलब कायरल परमाणु का मतलब समझते हो ना, एक ऐसा परमाणु जिसकी चारों संयुक्ता या चारों का जरूर थोड़ी हर एक परमाणु पर संयुक्ता चाहिए, अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनकी हर एक संयुक्ता जो है वो डिफरेंट टाइप की एटम या ग्रुप के साथ क्या होती है, जुड़ी होती है। एक काम करेंगे, समन्वयता में आज बनाए रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसको वो क्या होती है, उसके विषय में थोड़ा सा देख करेंगे। तो बाकी के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।